हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके इन्फो ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी 6th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, आरंभिक नगर। 2 हमने कंप्लीट कर लिए, आज तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो तीसरे चैप्टर में क्या है, आरंभिक नगर। जो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो नगर थे वो कहाँ पे, ये वाला करेंगे। सबसे पहले जो नगर हैं वो कैसे उभरे और किस टाइम में उभरे, कौन सी जगह पे सबसे पहले नगर देखने को मिले, वो सब चीज़ें हम इसमें धीरे धीरे पढ़ेंगे। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूता घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करे। ये सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो ये बच्चे आपस में सोच रहे हैं, कोई पुराना खंडहर पड़ा होगा, पुराना घर, उसको देख करके लोग तारीफ़ कर रहे थे। जैसे पुरानी चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए लोगों की एक भावना रहती है, उनके प्रति पुरानी चीज़ों के प्रति एक लगाव रहता है, तो उसको बच्चे क्या कहते हैं, भूतिया घर कहते हैं। लेकिन वो सोच रहे हैं कि इसकी वास्तुकला देखो, वास्तुकला में ऐसा क्या है, इतनी सुंदर नक्काशी है। ये सब सुन के बच्चों को हैरानी होती है और वो सोचते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है जिससे इनको इतना लगाव है। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इसी काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। देखो, सबसे पहले हड़प्पा नगर की कहानी बताई जा रही है। 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो इस काम में जुटे जो कुछ इंजीनियर थे, उनको एकदम से पूरा स्थल मिला जिसको हड़प्पा के नाम से जाना गया, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। वो आज आप पढ़ते भी हैं। उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ कर ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि ये खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। हड़प्पा क्या हुआ, सबसे पुराना शहर मिला। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इसी तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि हड़प्पा के जो शहर है उनका निर्माण कब हुआ, तो 4700 साल पहले हुआ। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आगे, तो इसमें आपको आंसर देना पड़ेगा। फिर इन नगरों की क्या विशेषता थी? इन नगरों में कई को 2 या 2 उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना था। पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन वह निचले इलाके, जैसे हड़प्पा में हमने 2 नगर देखे हैं, एक पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला। पश्चिमी भाग हमेशा छोटा होता था, जो ऊंचे क्षेत्र पे बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था, वो निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग बोला है। जो ऊंचाई वाला था, जो पश्चिमी भाग पे था, उसको नगर दुर्ग बोला गया, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। ये क्वेश्चन पूछे जाते, पक्की ईंटें, कच्ची ईंटें, वहाँ जाके हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या था उसमें। तो 4 दीवारें इनकी कैसी थी, पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इनकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जैसे कि दीवार खुद मजबूत रहे। कुछ नगरों के दुर्ग, नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई। मिसाल के तौर पे मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है ना, बड़ी इमारत। तो ये महान स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इसी सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई, एक तरफ से नहीं, 2 तरफ से, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल। ये कालीबंगा राजस्थान में और लोथल है गुजरात में। जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, अग्नि वेदिकाएं जो होती हैं, जहाँ संभवत ऐसे लगता है, हम सोचते हैं कि वहाँ हवन किया गया होगा या यज्ञ किए गए होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। भंडार गृह जो अनाज रखने की चीज़ें होती हैं, उनको बोलते हैं भंडार गृह। धोलावीरा और ये कालीबंगा इधर, और ये मोहनजोदड़ो, ये पाकिस्तान में।
नेक्स्ट ये है महान स्नानागार, जिसके दोनों साइड सीढ़ियाँ हैं और चारों साइड कमरे बने हुए और बड़ी वो इमारत है ये, और पक्की ईंटों की बनाई गई है, और ईंटों की चिनाई देखो कैसे की गई है। उसके बाद हैं भवनें, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। नालों को क्या कर दिया जाता था, ढक दिया जाता था। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाले में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी है वो आसानी से बह सके, ताकि पानी खड़ा ना रहे। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे। मेन होल जैसे सीवरेज वगैरह बनाते हैं ना आजकल, वैसे मेन होल बनाए जाते, इनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। नेक्स्ट है नगरीय जीवन। नगरीय जीवन में क्या था, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे, जो बच नहीं पाई आजकल। मुहरें तो मिली हैं कुछ भी। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लंबी लोग यात्राएं भी लंबी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों के किस्से कहानियाँ, मतलब जिस देश में जाते वहाँ की कहानियाँ, वहाँ के बारे में पता करके आते थे। तो मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले जिनसे बच्चे खेलते होंगे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ, और मेहरगढ़ जैसे गांव का भी जिक्र आएगा इसमें, जहाँ सबसे पहले कपास उगाई गई थी 7,000 साल पहले लगभग। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाईं और हड़प्पा की एक मुहर। इस मुहर के ऊपर के चिन्ह जो लिखे वो एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया इसका अर्थ क्या है। दाई और नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने, ये देखो ये सब है, ये लिपि है और ये खिलौने हैं। नगर और नए शिल्प। आओ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उसमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातु से बनाई गई थी। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुएं मन के बाट और फलक। मन के बाट और फलक, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कई बार, सीटेट में देखा मैंने। मन के बाट और फलक। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनवाते थे। इन आयताकार, और ये कैसी होती थी, आयताकार होती थी। मोहरों पर सामान्य जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए गए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इनका भी रंग कई बार पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो किस रंग का ज़्यादा यूज किया गया है। काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत और लाल मिट्टी के बर्तन, मतलब लाल और काला रंग यूज किया है। संवत 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती है, मैंने आपको पहले भी बताया। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी और फेयन से बनी तकलिया सूत कताई का संकेत देती है। नेक्स्ट है, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाने, फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया, ये 28 नंबर चित्र में आपने देखा होगा। उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई, जो ऊपर हमें अभी एक पिक्चर देखी थी हमने। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह नहीं पता कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। फेयंस। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पे पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को ये पूछा जाता है। फेयंस के अंदर कौन सी सामग्री शामिल होती है, बालू या स्फटिक पत्थर, उसका चूर्ण, उसको गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाए जाना। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले और हल्के समुद्री गहरे, ये रंग भी पूछे जाते हैं।
नीले और हल्के समुद्री हरे रंग। फेन से मनके, चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज में, उसके बाद देखो कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के ऐशक प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, क्योंकि कपास का फिर कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है, तो यही सब कच्चा माल कहलाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर उनको वो दूर दूर से आयात करते थे, कहीं कहीं से मंगवाते थे। वो आगे आएगा कहाँ से हम क्या क्या लेके आते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान में जो खेतड़ी नाम की जगह है वहाँ से तांबे का आयात करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबा मंगवाया जाता था, जो पश्चिम हमारा एशियाई देश है। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से। टिन कहाँ से मंगवाया जाता है? अफगानिस्तान, ईरान से। तांबा खेतड़ी राजस्थान और ओमान से। और सोने का आयात कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात और ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ये आपको याद रखना पड़ेगा। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन कैसे तैयार होता था? लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखक और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः क्या क्या होगा, पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर फिर उसे फसलों की सिंचाई की जाती होंगी, ऐसा एक अनुमान है। हड़प्पा के लोग प्राय गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों का चारा पाने की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता होगा, ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। एक लोथल का भी जिक्र आया, वो भी गुजरात से है। और धोलावीरा, वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ भी थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा को तीन भागों, जैसे ऊपर आया था ना पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, लेकिन ये धोलावीरा एक ऐसी जगह थी जिसको तीन भागों में बांटा गया था। इसमें एक मध्यम भी मिलेगा। धोलावीरा को तीन भागों में बांटा गया। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई ताकि सुरक्षित रह सके। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में खुला मैदान था जहाँ पे सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाए, जैसे हम लोग करते हैं, हमारे फंक्शन वगैरह करते हैं, तो उसके लिए एक हमारे लिए बना होता है पार्क वगैरह, जो भी पब्लिक प्लेस होता है, जैसे पूरी सोसाइटी वाले लोग मिल करके करते हैं अपना कोई भी फंक्शन, तो ऐसा भी एक खुला मैदान होता था। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख है वो मोहर जैसी छोटी वस्तुओं में पाए जाते हैं। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाले साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। ये पत्थर शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी है वो मिले हैं। ये देखो, ये चित्र देखो, लोथल का बंदरगाह है। ये बहुत बड़ा तालाब है ये, और इसको लोथल का बंदरगाह बोलते थे, जहाँ समुद्र के आने वाली नावें रुकती थी और यहाँ पर माल है वो उतारा चढ़ाया जाता था। तो लोथल के अंदर एक बंदरगाह मिला है। यहाँ पर एक इमारत भी मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ पे मिले हैं। आगे है मुद्रा और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उसके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी और मुहर की छाप को ही हम क्या बोलते हैं, मुहरबंदी। अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती तो साबित हो जाता कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, मतलब सुरक्षित है वो चीज़। अगर टूटी फूटी है तो पता लग जाता कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। फिर आता है सभ्यता के अंत का रहस्य। इस हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ?
लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे और जल निकास प्रणाली वो नष्ट हो गई। और सड़कों पर भी झुग्गीनुमा घर है वो बनाए जाने लगे, क्योंकि धीरे धीरे ये नष्ट होने लगी। ये सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। कुछ कहते हैं कि जंगलों का विनाश हो गया। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों ने बड़े बड़े झुंडों से चरागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। तो कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी। लेकिन कई कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान, सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं फ्रेंड्स। और मैं एक एक लाइन इसीलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आजकल जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें जीएस का जितना भी मैटर आता है वो एनसीईआरटी से आता है, और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन उठ करके आ जाती है। पढ़ाने को तो मैं सारांश निकाल के भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। एक एक लाइन पढ़ने की ज़रूरत है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक लाइन पढ़ाने की ज़रूरत है। तो यहाँ इसमें कोई वो नहीं है कि आप बीच में से छोड़ के पढ़ोगे। बीच में से छोड़ के तो बुक्स में भी दिया होता है सारांश जो भी है, लेकिन आप एनसीईआरटी को तो एक एक वर्ड पढ़ के जाओ, वो आपको फ़ायदा देगा। एग्जाम में आजकल पूरी पूरी लाइन उठा के दे देते हैं, वहाँ जाके हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ से आ गई, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। इसलिए मैं एक एक वर्ड इसका करवा रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इसका सेकंड पार्ट लेकर के। आज हम इसका इतना ही करेंगे। और कोई भी आपको कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय।